मेरे दोस्त से प्लीज़। हसन बिन सबा, उसके बातनी फ़िदाई और मसनूई बहशत की पुरस्रार दास्तान। हमारी तारीख़ का ये पहलू भी काबिल गौर है। इस्लाम में फ़िरका बंदी जड़ पकड़ चुकी है। तारीख़ हर फ़िरके के तारीख़ नवीसों ने लिखी है, जिससे तारीख़ के साथ ये ज़्यादती हुई है कि लिखने वालों ने अपने 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 फ़िरके के नज़रियात, मुआफ़ादात और तासुबात को सामने रखा और वाक़यात को मसख़ कर डाला। जब एक ही वाक़या मुख्तलिफ़ तरीक़ों में मुख्तलिफ़ शक्ल में नज़र आता है तो हमें तमाम तर पस मंज़र को गौर से देखकर फ़ैसला करना पड़ता है कि असल वाक़या क्या था। ये अमर कितना अफ़सोसनाक है कि मुसलमानों ने फ़िरक़ों में तक़सीम होकर अपनी तारीख़ को भी फ़िरक़ों में तक़सीम कर दिया है। रात का पहला पहर था। हसन बिन सबा अपने उस्ताद अब्दुल मुल्क इब्न अताश के यहाँ बैठा था और उसे सुना रहा था कि फ़ड़ी उसे मिली थी और उसने क्या कहा था। ऐसी ही एक लड़की ने तेरी ज़िंदगी में दाखिल होना था। इब्न अताश ने कहा, लेकिन अभी तेरी शादी नहीं होगी। उसने कह दिया है कि वो तुझे चाहती है तो वो तुझे चाहती ही रहेगी। कोई उसके आगे दौलत के ढेर लगा दे तो वो कबूल नहीं करेगी, वो हमेशा तुम्हारी रहेगी। लेकिन अमीर मोहतरम तालिक हसन ने कहा, कोई शाही जागीरदार उसे गवाह ना कर ले। नहीं, इब्न ताश ने कहा, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने उसके गिर्द हसार खींच दिया है। कोई शख्स कितना ही जाबिर और कितना ही हाकिम क्यों ना हो, फरी को बुरी नीयत से फांसने की कोशिश करेगा तो मुंह की खाएगा। मैं तो समझता था कि आपने मेरा इम्तहान लेने के लिए उसे मेरे पास भेजा है। हसन ने कहा, नहीं। इब्न ताश ने कहा, यह कोई इम्तिहान ना था, लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रख ले। हसन, खूबसूरत औरत मर्द के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। मैं तुझे ये सबक दे चुका हूँ। फरी जैसी हसीन लड़की तुझ पर अपना नशा तारी करके तेरी खाल भी उतार सकती है। आगे चलकर मैं तुझे बताऊंगा कि वो सरों को फांसने के लिए औरत को जाल में दाने की तरह किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैं फरी से मिल सकता हूँ? हाँ, अपने ताश ने जवाब दिया, तू इससे मिल सकता है। तू उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर सकता है और तेरा इम्तहान होगा कि तू गुनाह से दामन बचा कर रखने के काबिल हो जाए। क्या मुझे पारसा बनाएंगे? नहीं, इब्न ताश ने कहा, अभी ऐसे सवाल मत पूछ। मैं भी तुझे अंदर और बाहर से मजबूत कर रहा हूँ। अब अपने घर चला जा। मैं तुझे फिर कहता हूँ कि किसी को नहीं बताना कि मैं तुझे कैसी तालीम और कैसी तरबियत दे रहा हूँ। मैं आज तुझे कोई और सबक नहीं दूंगा। कुछ लोग आ रहे हैं। समीर साहब अपने उस्ताद के घर से निकल रहा था कि 4 आदमी हवेली में दाखिल हुए। अब्दुल मुल्क इब्न ताश इन्हीं आदमियों के इंतजार में था। क्या यही वो लड़का है जिसे आप तैयार कर रहे हैं? एक आदमी ने पूछा। हमने उसे बाहर निकलते देखा है। हाँ, इब्न ताश ने जवाब दिया, यही है। क्या ये हमारे मुहावज़ और मकसद के लिए तैयार हो जाएगा? इस आदमी ने पूछा। मुझे पूरी उम्मीद है, इब्न ताश ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि इस नौजवान में, जिसका नाम हसन बिन सबा है, मैंने ऐसे जौहर देखे हैं जो शादो नादर ही किसी आदमी में पाए जाते हैं। ऐसी सलाहियतें और ऐसे औसाफ़ों वाला इंसान अल्लाह का बरगज़ीदा और लोगों का मुर्शिद बनता है या मुजस्सम इब्लीस बन जाता है। दोनों सूरतों में वो लोगों में मकबूलियत हासिल करता है। मकबूलियत भी ऐसी कि उसके मरीद और मोहतद उसके इशारों पर नाचते हैं, बल्कि उसके इशारे पर जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये लड़का किस तरफ जाना नज़र आता है? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, इब्न ताश ने जवाब दिया। मुझे शक है कि इसमें इब्लीसी और साफ कुछ ज़्यादा है। अगर ये इस रास्ते पर चल निकला तो भी हमारे लिए सूदमंद होगा, रहेगा मेरे कब्ज़े में ही। मैं इसको रूहानी तक़वियत दे रहा हूँ। क्या हमें तबलीग का काम तेज़ नहीं कर देना चाहिए? तबलीग तो हो रही है, इब्न ताश ने जवाब दिया, लेकिन हम ये काम आज़ादी से नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत अहले सुन्नत की है और आबादी की अक्सरियत भी सुन्नी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारी तबलीग देहात में ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पकड़े जाने का ख़तरा कम है। हमने देहाती इलाकों में अपने कीते की तबलीग के लिए मुबल्लिग भेजने शुरू कर दिए हैं। एक आदमी ने कहा, सिर्फ तबलीग काफ़ी नहीं। इब्न ताश ने कहा, हुकूमत अपने हाथ में आनी चाहिए। हुकूमत हाथ आ जाए तो हम सुन्नी मसले को आसानी से ख़त्म करके लोगों को बता सकेंगे कि असल इस्लाम हमारे पास है, लेकिन हुकूमत आसानी से हाथ नहीं आएगी। हमें मिस्र के अब्दीदियों की मदद हासिल करनी पड़ेगी। मैं एक शक में पड़ गया हूँ, एक और बोला। मिस्र के हुक्मरान तो अब्यदी ही हैं, लेकिन सुना है वो बातनी नहीं। नहीं, इब्न ताश ने कहा, वो पक्के इस्माइली और वो हमारी मदद को ज़रूर आएंगे। मैं उन्हें सल्जूकी सल्तनत पर हमले के लिए उकसाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इधर हमारे लोग तैयार हों, लेकिन ये तैयारी पोशीदा रहे। मिस्री हमलावर आएँ और हमारे लोग हथियारबंद होकर उनसे जा मिले। इतनी तैयारी के लिए बहुत वक्त चाहिए। इसी शहर के हाकिम अबू मुस्लिम राज़ी के पास 2 सिपहसालार बैठे थे। 2 आदमी और भी थे जो फौजी नहीं लगते थे। ये दोनों जासूसी और मुखबरी के महकमे के हाकिम थे। अपने मुखबरों को और तेज़ कर दो। अबू मुस्लिम राज़ी ने कहा, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि ये शहर साद बिन नबी वकास ने फ़तह किया था और आतिशप्रस्त ईरानियों को उठने के काबिल नहीं छोड़ा था। सल्तनत कसरा के ताबूत में आखिरी कील यहीं ठोकी गई थी। अव्वलीन मुजाहिदीन ने यहाँ इस्लाम का नूर फैलाया था। इनकी कब्रों की कहीं निशान नहीं मिलते, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इनकी हड्डियाँ यहीं दफन हैं, जिन्होंने अल्लाह की राह में जानें कुर्बान की थी। इनकी रूहें यहीं हैं, हमें देख रही हैं और यकीनन बेचैन होंगी। उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है कि फ़िरक़ों में बट गई है? मेरे रफ़ीक़ों, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, और ये बात मामूली से दिमाग का आदमी भी समझ नहीं सकता कि मिलत में इत्तेहाद था तो मुजाहिदीन ने थोड़ी सी तादाद में दुनिया की उस वक़्त की 2 सबसे बड़ी जंगी ताकतें कैसर रोम और कैसर फ़ारस
को रेजा रेजा कर दिया था, मगर आज वही मिल्लत फ़िरक़ों में बँटकर खाना जंगी के ख़तरे में आन पड़ी है। इनका फ़ायदा इस्लाम और सल्तनत इस्लामिया के दुश्मनों को पहुँचेगा। हमें मिस्र की तरफ से चुका न रहने चाहिए। जासूसी निज़ाम के एक हाकिम ने कहा, वहाँ के हुक्मरान इस्माइली कहलाते हैं, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि वो फ़िरका बातिनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्माइलियों को बदनाम कर रहे हैं। खतरा ये है कि वो इस्माइलियों को धोखे में अपने साथ मिलाकर हम पर हमला कर सकते हैं। हाँ, अबू मुस्लिम राज़ी ने कहा, आपके जासूसों की तमाम इत्तलाएँ मेरे सामने हैं। मिस्र में अपने जासूसों का मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है और यहाँ इस शहर के हर घर और हर फ़र्द पर नज़र रखें। इस्लाम की वहदत को पेश नज़र रखें। कुरान के इस फरमान को अपनी हुकूमत का बुनियादी असूल बनाएं कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है। ये फ़िरके बाद में पैदा हुए और होते चले जा रहे हैं। ये नबियों ने नहीं, आम किस्म के इंसानों ने बनाए हैं और ये इस इस्लाम के मुनाफी हैं जिसके हम पैरोकार हैं। असल इस्लाम वो है जो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे। यहाँ किसी के मुतल्लिक पता चले कि वो फ़िरका बंदी को हवा दे रहा है तो मुझे इत्तला दो, मैं उसे सारी उम्र के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। वक़्त गुज़रता चला गया। अब्दुल मुल्क इब्न ताश ने सरमिन सुबाह की तरबियत जारी रखी। हसन भी बड़ा खूबसूरत जवान निकला। यारी और फ़रेब कराना अदाकारी में तो उसने महारत हासिल कर ली। फ़री के साथ उसकी मुलाकातें जारी रहीं। फ़री गैर मामूली तौर पर दलेर लड़की निकली, जिसकी एक वजह तो ये थी कि उसे इब्न ताश की हौसला अफजाई हासिल थी। पहले बताया जा चुका है कि वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ इब्न ताश की मुरीद थी और इसके हर बात को फ़री आसमान से उतरी हुई बात समझती थी। इब्न ताश ने उससे कह दिया था कि उसकी ज़िंदगी का साथी हसन बिन सबाह पर पहले जो खौफ तारी रहता था वो अब ख़त्म हो चुका था। उसे इब्न ताश ने कई बार आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में भेजा था। हर बार वो हसन को मुर्दे की कोई ना कोई हड्डी लाने को कहता या कब्रिस्तान में बैठकर कोई अमल करना होता था। एक रात हसन कब्र में दो पुरानी कब्रों के दरमियान बैठा कोई अमल कर रहा था। उस रात भी चाँद पूरा था। वो अपने अमल में महू था कि उसके करीब सी की आवाज़ें उठी। उसने ज़हन को एक मुकाम पर करने और दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाने की इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि उसे जैसे ये आवाज़ सुनाई ही ना दी हो। उसने आंखें बंद कर रखी थी। किसी ने अपने अमल के मुताबिक आंखें खोली तो वो चौंक पड़ा। उससे से सिर्फ 2 कदम के फासले पर उसके सामने क्या स्याह काला एक नाग फन फैलाए हुए सी कर रहा था। उस्ताद ने उसे बता रखा था कि कब्रिस्तान में सांप होते हैं। अगर कभी सांप से आमना सामना हो जाए तो वो बेहिस हो जाए, कोई हरकत ना करे। उससे सांप को ये तासुर मिलेगा कि ये कोई पहचान चीज़ है जिससे उसे कोई खतरा नहीं, फिर सांप चला जाएगा। सरमीन सुबह ने नाग को देखा तो पत्थर मारकर उसे भगाने की बजाय बैठा रहा और उंगली तक ना हिलाई। नाग उसे देखता रहा और उसका फन दाएं बाएं झूलता रहा। हसन ने नंगी तलवार ज़मीन में गा रखी थी। उसने तलवार की तरफ हाथ ना बढ़ाया। उसके दिल में खौफ आने लगा, लेकिन उसने होश ठिकाने रखे। नाग ज़रा सा आगे आया। हसन के लिए अपने आप पर काबू पाना महाल हो गया। उसके लिए 2 ही सूरतें थी, एक ये कि उठकर भाग जाए, दूसरी ये कि तेजी से ज़मीन से तलवार उखाड़े और नाग को मारे। लेकिन नाग ने अपने फन लिपटा और पीछे को मुड़कर चला गया। हसन ने अपना अमल मुकम्मल किया और घर चला गया। अगली सुबह अब्दुल मलिक इब्न ताश के यहाँ गया। पहले उसे बताया कि उसने अमल मुकम्मल कर लिया है, फिर बताया कि एक नाग उसके सामने आ गया था। उसने तफसील से सुनाया कि नाग किस तरह आया और किस तरह गया। सांप सांप को नहीं डसा करता। इब्न ताश ने कहा, मेरी बात समझ, मैं तुझे इसी मुकाम पर लाना चाहता था। तो अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच गया है, अब मंजिल तक तुझे कोई और पहुंचाएगा। मेरी उस्तादी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो क्या मुझे कोई और उस्ताद ढूंढना पड़ेगा? हसन ने पूछा, या आप मुझे किसी के पास भेजेंगे? इस सवाल का जवाब तुझे ख्वाब में मिलेगा। इब्न ताश ने जवाब दिया, गुज़श्ता रात का अमल जो तुझसे करवाया है वो कोई मामूली अमल नहीं। ना का तुम्हारे पास आना और तुझे डसे बगैर चले जाना इस अमल की कामयाबी का सबूत है। अगर तू भाग आता या नाक तुझे डस लेता तो उसका मतलब ये होता कि तूने अमल सही नहीं किया या अमल किसी और वजह से नाकाम हो गया। 5-7 दिनों के बाद अंदर तू ख्वाब में कुछ देखेगा। वो एक रास्ता होगा जो बहुत ही दुश्वार गुजार हो सकता है और बिल्कुल आसान नहीं। मेरी दुआ है तुझे रास्ता दुश्वार नज़र आए। सुख दुखों में से गुजर कर ही मिलता है। दौलत आसानी से हाथ आ जाए तो इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है। खून पसीना बहाकर और मेहनत और मशक्क़त से अपनी हड्डियाँ तुड़वा कर पैसा पैसा इकट्ठा किया जाए तो इंसान ऐसे पैसे की कदर करता है। अगर गुलाब के फूल के साथ कांटे ना हो तो इस फूल की कदर व कीमत ख़त्म हो जाए। गुज़श्ता रात के अमल ने तेरे दिलो दिमाग पर ऐसा तसर छोड़ दिया है कि तू एक ख्वाब देखेगा, तू कहीं जा रहा होगा। इस रास्ते को जहन में महफूज कर लेना। जो ही आँख खुले कागज़ कलम लेकर ये रास्ता और इसके इशारे कागज़ पर उतार लेना। हो सकता है ख्वाब में तुम्हें 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी नज़र आए, एक गार भी नज़र आएगा। उसे ज़हन में महफूज कर लेना। मोहतरम अलीक हसन ने पूछा, क्या ये खुदाई इशारा होगा? अब्दुल मुल्क इब्न ताश ने सर झुका लिया और कुछ देर कुछ भी ना बोला। मालूम होता था जैसे वो अपने शागिर्द के सवाल का जवाब ना देना चाहता था। उसने आखिर सर उठाया और नज़र अपने शागिर्द की चेहरे पर मरकूज कर दी। अगर ये कोई राज की बात है तो ना बताएं मोहतरम अलीक, हसन ने कहा। हाँ, हसन इब्न ताश ने कहा, राज की है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये भी राज भी तुझे दे दूँ। तू इस काबिल हो गया है कि हर राज को अपने सीने में महफूज रख सकता है। मैंने आज तक जो तुझे
जो सबक दिए हैं, जो अमल करवाए हैं, और गुज़श्ता रात का जो अमल था ये खुदाई अमल नहीं, ये इब्लीसी इल्म है। इससे तुझे परेशान नहीं होना चाहिए। क्या तू अपने आप में रूहानी सुकून महसूस नहीं कर रहा? हाँ मोहतरम तलीक हसन ने जवाब दिया, मैं आपको बताना चाहता था कि मैं अपने आप में ऐसा सुकून महसूस करता हूँ जैसे मैं फ़िज़ा में उड़ रहा हूँ, और इसके साथ ही मैं ये भी महसूस करता हूँ मेरे वजूद में ताकत आ गई है जो चट्टानों को भी जिगर चाक कर सकती है। मैं तुझे बताता हूँ, इब्न ताश ने कहा, तेरे अंदर ऐसे औसाफ गालिब थे जो ऐसे ही अमलियात से तुझे सुकून और ताकत दे सकते थे। ये सब इब्लीसी अमलियात हैं जिन्हें इस्लाम ने गुनाह करार दिया है। ये अमल फ़िरौनों के ज़माने में भी था, और फिर इस अमल को इल्म को यहूदियों ने अपना लिया और इसमें शोहरत हासिल की। तूने एक बार फिर कहा था कि फ़िरौन बनना चाहता है। मैंने तेरे अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी है तो तू इस गार तक पहुँचेगा जो तुझे ख्वाब में नज़र आएगा, वहाँ तेरा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। अब ये मत सोच कि ये इल्म खुदाई है या इब्लीसी, ये साहिर का अमल था जिसे आजकल काला जादू कहा जाता है। इब्न ताश इस इल्म में जितनी दस्तरस रखता था वो इसने हसन बिन सुबाह के दिमाग में डाल दिया था। इस दौरान वो हसन को इल्म नजूम में पढ़ाता रहा था। तीसरे चौथे दिन हसन बिन सुबाह एक कागज़ उठाया, अपने उस्ताद के हाथ दौड़ा गया और कागज़ उसके आगे रख कर कहा, मैंने ख्वाब में ये रास्ता देखा। उसने ये भी कहा कि ये रास्ता अगर ख्वाब जैसा ही है तो बहुत ही खौफनाक है, वहाँ तक जिंदा पहुँचना मशकूक नज़र आता है। मैं जानता हूँ, इब्न ताश ने कहा, अगर तूने ये सफ़र पैखुड़ो खूब भी कर लिया तो समझ ले तूने सारी दुनिया फतह कर ली। कल उस वक़्त निकल जा जब तुझे फजर की अजान सुनाई दे। अगले रोज़ जब सूरज उफ़क़ से उभरा तो शहर से कोसों दूर दो घोड़े जा रहे थे। एक पर हसन बिन सबा सवार था और दूसरे घोड़े पर फरी सवार थी। गुज़श्ता रोज़ जब वो फरी से मिला तो उसने फरी को बताया कि वो किसी सफ़र पर रवाना हो रहा है। फरी ने कहा कि वो भी साथ जाएगी। हसन ने उसे रोकने के लिए बहुत कुछ कहा लेकिन फरी ना मानी, तो इसने पीछे पागल हुई जा रही थी। मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ है, हसन फरी ने कहा था। मैं पीछे रह गई तो किसी जागीरदार या किसी अमीर वज़ीर के हाथ चढ़ जाऊंगी। अमीर अब्दुल मुल्क कब तक मेरी हिफाजत करेंगे? तुम जिस सफ़र पर जा रहे हो ये बड़ा ख़तरनाक है, मालूम नहीं ज़िंदा लौट सकोगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ जीना और तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। अगर तुम साथ नहीं ले चलोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, इस शहर में नहीं रहूँगी। हसन बिन सुबह इतना मजबूर हो गया कि वो फरी को रोक ना सका। हसन तो अपने घर वालों को बताकर घर से निकला था। उसे उसके बाप ने खुद ही अब्दुल मुल्क इब्न ताश की शिगिर्दी में बिठाया था, लेकिन फरी घर वालों को बताए बगैर निकली थी। वो इस वक्त जाग उठी थी जब घर वाले गहरी नींद सोए हुए थे। घोड़ा उसके एक भाई का था, वो अंधेरे में ही घर से निकल आई थी। वो जिस कदर खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हौसले वाली थी। हसन अभी शहर से थोड़ी ही दूर गया था कि फरी उससे जा मिली। हसन के जहन में ख्वाब की बारीक तफसीर भी महफूज थी और इसके पास कागज़ भी था जिस पर इसने इशारे लिख लिए थे। अगर ये कोई सीधा रास्ता होता तो वो भी बहुत ही दूर निकल गए होते, लेकिन ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। जंगल था, कहीं बंजर इलाका था और फिर पथरीला इलाका शुरू हो गया। पहले एक नदी आई जो इतनी गहरी नहीं थी, उनके घोड़े इसमें से गुजर गए, लेकिन आगे जो नदी आई वो खासी गहरी थी और पानी का बहाव भी खासा तेज़ था। हसन ने रास्ते वाला कागज़ एक हाथ में लेकर हाथ ऊंचा कर लिया ताकि भीग ना जाए। उन्होंने घोड़े नदी में डाल दिया। चूँकि बहाव तेज़ था इसलिए घोड़े सीधे जाने के बजाय बहाव के साथ बहते गए और खासी दूर जाकर किनारे पर चढ़े। हसन ने जहन पर जोर दिया और देखने लगा वो निशानियाँ कहाँ हैं जो उसे ख्वाब में नजर आई थी। इसने कागज़ से भी मदद ली, आगे बढ़ने लगा। आगे इलाका चट्टानी था, ऊंची नीचे चट्टानें बेआबोक्याह थी। उनमें बाज़ नुकीली और बाज़ ऊपर से चपटी थी। बाँस का रंग स्लेटी और बाँस कोयले की तरह से आती है। हसन दो चट्टानों के दरमियान चला गया। थोड़ी ही दूर जाकर ये रास्ता एक तरफ को जाता था। वो उधर मुड़ा तो उसे बाएं को मुड़ना पड़ा। उस तरह इसे चट्टान ने कभी दाएं कभी बाएं इतना ज़्यादा मोड़ा कि वो भूल ही गया कि उसे किस सिमत को जाना है और वो इन भूल भुलैयों के किस तरह से दाखिल हुआ था। इसने सूरज से सिमत मालूम कर ली, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़ रहा है या एक ही जगह फिर घूम रहा है या पीछे को जा रहा है। सूरज अपने रोज़मर्रा सफ़र पर चला जा रहा था और उफ़क़ से थोड़ी ही दूर रह गया था। हसन परेशान हो गया। उसे शाम होने से पहले पहले वहाँ से निकलना था। उसने घोड़े की रफ्तार और तेज़ कर ली। मालूम होता है तुम ख्वाब वाला रास्ता भूल गए हो, फटी ने कहा। मैं ख्वाब में भी इसी तरह इन भूल भुलैयों में घूमता रहा था। हसन ने कहा, रास्ता मिल जाएगा। इन चट्टानी भूल-भुलैयों में घूमते फिरते उसे एक ऐसी चट्टान नज़र आई जो ऊपर से आगे को झुकी हुई थी। ये कुदरत का एक शाहकार था, ये बगैर सतूनों के बरामदे जैसी थी। वहाँ पहुँचकर हसन ने घोड़ा रोक लिया और फरी से कहा कि कुछ देर आराम कर लिया जाए। दोनों घोड़ों से उतर आए और बरामदे की छत जैसी चट्टान के नीचे बैठ गई। ये कोई गार तो नहीं थी, लेकिन चट्टान अंदर से एक वसी खूह जैसी हो गई थी। इसका फर्श ज़मीन की सतह से 1.5 गज नीचे था। हसन तो बैठ गया, लेकिन फरा कुएं में देखने लगी। उसने ये भी कहा कि रात गुजारनी पड़ी तो यहीं गुजारेंगे। इसके साथ ही उसकी हल्की सी चीखें सुनाई दी। हसन तेजी से उठा और फड़ी तक पहुंचा। नीचे देखो हसन, फरी ने कहा। हसन ने नीचे देखा, इंसानी हड्डियों के 2 पंजर पड़े थे। उनके कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए थे। हड्डियां बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। एक पंजर मर्द का था और दूसरा औरत का। औरत की निशानी बड़ी साफ थी, उसके लंबे लंबे बाल खोपड़ी के करीब ही पड़े थे। दोनों इस पोजीशन में नहीं थे जिस तरह लाश को कब्र में सीधा रखा जाता है। हसन कूद कर नीचे गया। उसने मर्द की पसलियों में देखा, वहाँ एक खंजर पड़ा हुआ था। जब
जिन दोनों पसलियों के दरमियान ये खंजर फंसा हुआ था वहां से दोनों पसलियां थोड़ी थोड़ी कटी हुई थी। एक तलवार दोनों ढांचों के करीब पड़ी थी। मालूम नहीं ये कौन थे? फरी ने कहा। कोई हम जैसे ही होंगे, हसन ने कहा, लेकिन ये कुछ और मामला मालूम होता है। इस आदमी को सीने पर खंजर मारकर मारा गया है। हो सकता है औरत को इस तलवार से मारा गया हो। ये भी हो सकता है ये हमारी तरह इन भूल भुलैयों में फंस गए हों और यहाँ रात गुजारने के लिए रुक गए हों। मेरा ख्याल है ये भूख और प्यास से मरे थे। इनके पास पानी नहीं था। होता तो यहाँ मशकीता पड़ा होता। हसन फरी ने कहा, मैं कभी डरी नहीं, लेकिन मैं दिल पर खौफ की गिरफ्त महसूस कर रही हूँ। हम यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर हमें यहाँ से जल्दी चलना पड़ेगा। हसन ने कहा। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और चट्टानों के दरमियान चलने लगे। ये तंग सा रास्ता उन्हें ऐसी जगह ले गया जहाँ चट्टानें पीछे रह गई थी और जरा खुला मैदान था। तीनों तरफ चट्टानें थी। चौथी तरफ की चट्टान के दरमियान थोड़ा सा रास्ता था। हसन उसकी तरफ हो लिया। दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चले जा रहे थे। जब दोनों इस तंग रास्ते के करीब गए तो दोनों घोड़े अपने आप ही रुक गए। पहले वो कुछ बेचैनी से इधर उधर होने लगे, फिर दोनों घोड़े कांपने लगे। इन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई, भागे झटकी, लेकिन घोड़े कांपते रहे और आगे बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे।